तो लेट अस गो अहेड विथ नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक। अभी हमारे 2-3 थ्योरी टॉपिक बाकी है, वो आज पहले खत्म कर लेंगे। फिर 4 न्यूमेरिकल्स है, 4 में से 3 हुए, 2 हुए, जितने भी हुए दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो कल हमने देखा था, यू ऑलरेडी नो कि हमने देखा था कि जब हम सेल्स को कंबाइन करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने कल इन डिटेल देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। इफ यू रिमेंबर, अगर मेरे पास n सेल्स इन सीरीज हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इज ε1 प्लस ε2 प्लस ε3 अप टू εn। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है, जब मैं बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, राइट? करेक्ट। Rn तक हमको ऐड करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। फिर हमने पैरेलल में भी कंबाइन करके देखा। हमने पैरेलल में 2 ही सेल लिए थे, 2 सेल से हमने डिराइव किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ। अगर आपको याद होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ, इफ यू रिमेंबर, इट वाज ε1 R2 प्लस ε2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन यू कनेक्ट 2 सेल्स इन पैरेलल वाज R1, याद है? नहीं याद हो तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है सिंपल सा। करेक्ट। नाउ गोइंग टू द पॉइंट कि ये सेल्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सेल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली जो हम लोग सेल्स यूज करते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। तो डे टू डे लाइफ में जो हम लोग सेल्स यूज करते हैं, देयर आर दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेल जो होते हैं वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, मतलब एक बार तुमने लिया, उसको यूज किया और आपको थ्रो करना पड़ेगा, यू कैन नॉट रिचार्ज इट अगेन। फॉर एग्जाम्पल, जो आप ये 15-20 रुपए का सेल लेके आते हो, जो इस रिमोट में भी लगा हुआ है, दिस इज नॉन रिचार्जेबल। तो नॉन रिचार्जेबल सेल जो होते हैं, बेसिकली दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेल। और जो सेल रिचार्जेबल होते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप बैटरी यूज करते हो इन्वर्टर के लिए, या फिर गाड़ी के अंदर जो बैटरी होती है, वो रिचार्जेबल होता है, बराबर। उसमें अगर आपने सुना होगा तो लीड एसिड बैटरी, सुना है? लीड एसिड बोलते हैं ना, एसिड खत्म हो गया फिर एसिड डालने आते हैं, तो लीड एसिड टाइप के जो बैटरीज होते हैं, दोज आर रिचार्जेबल। जो सेल्स रिचार्ज नहीं हो सकते वो होते हैं प्राइमरी, जो रिचार्ज हो सकते हैं वो होते हैं सेकेंडरी। करेक्ट। और एज आई टोल्ड यू, बिकॉज प्राइमरी सेल्स को आप रिचार्ज कर ही नहीं सकते हो, तो दे कैन बी यूज ओनली वंस। और जो सेकेंडरी टाइप को सेल्स होते हैं, दे कैन बी रीयूज्ड, उसको आप नंबर ऑफ टाइम्स यूज करते हो। अब अगर कोई सेल नॉन रिचार्जेबल है, मतलब वो एक ही बार यूज होने वाला है, इसका मतलब उसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दे आर इरिवर्सिबल। तो आप उसमें केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन हो गया, यू कैन नॉट गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसके लिए तो है कि वो नॉन रिचार्जेबल है ना। अगर मैं केमिकल रिएक्शंस को रिवर्स कर पाऊँ तो वो सेल क्या बन जाएगा? सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल में केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। गुड। देन ऑफ कोर्स जो प्राइमरी सेल्स होते हैं, नॉन रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, वो सस्ते होते हैं, दे आर लो कॉस्ट। इसलिए तो मैंने बताया आपको 10-15-20 रुपए में मिल जाएगा वो छोटा सेल, राइट। और जो सेकेंडरी सेल होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, दे आर कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव। अभी ये जो सेल की मैं बात कर रहा हूँ, 10-15 वोल्ट का सेल, इसमें आपको रिचार्जेबल वाले भी मिलते हैं, इसमें आपको नॉन रिचार्जेबल भी मिलते हैं। नॉन रिचार्जेबल मतलब प्राइमरी, इफ यू गो एंड बाय 15 to 20 रुपीज एट मैक्सिमम कॉस्ट। लेकिन इसी में अगर सेम सेल आपको चाहिए रिचार्जेबल, तो वो 100 से 150 के आसपास आपको मिलेगा, 10 टाइम्स इज द कॉस्ट, दे आर एक्सपेंसिव। ओके। और ये जो प्राइमरी सेल्स होते हैं ना, दे कैन नॉट बी यूज फॉर हेवी लोड्स। हेवी लोड्स मतलब जहाँ पे आपको ज्यादा पावर का जरूरत है वहाँ यूज नहीं होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो हम लोग घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, उसके साथ जो बैटरी होती है, वहां पे तुम प्राइमरी सेल नहीं यूज कर सकते। तो ये लो लोड्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिमोट कंट्रोल टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, ये छोटे मोटे लेजर पॉइंटर हो गए, जैसे ये है, ओनली फॉर दोज यू कैन यूज प्राइमरी सेल। सेकेंडरी जो सेल्स होते हैं ना, दे कैन बी यूज फॉर हेवी लोड्स, और वो इन्वर्टर मतलब हेवी लोड ही है।
ट्रक के अंदर बैटरी लगाए तो वो हेवी लोड के लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना आ गया तो उसमें भी बेसिकली हेवी लोड है। एग्जाम्पल, प्राइमरी सेल जो होते हैं वो ड्राई सेल होते हैं। इसके लिए मैं 2 दिन से आपको बोल रहा हूँ कि आप चेक करो कि वो कौन से मटेरियल का बना होता है। जिंक, वेरी गुड। कॉपर। लेकिन नॉर्मली जो तुम लेके आते हो ना सेल मार्केट से, उसका एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। डिड यू चेक? नो। तो फिर वही खुद के लिए चेक करना है ये। वो ये होता है ड्राई सेल। ड्राई सेल, ड्राई सेल मतलब उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो ड्राई स्टेट में होता है। और सेकेंडरी जो सेल्स होते हैं नॉर्मली दे आर लीड एसिड सेल्स। मैं अभी अभी आपको बताया मैंने कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में जो बैटरी है, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगा के रखा है, उसका बैकअप कम हो गया। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, पानी कम हो गया होगा। दैट इज नॉट पानी, दैट इज बेसिकली एसिड। लेकिन वो सर्विस वाला आता है, वो तो पानी डाल के जाता है। वो तो आपके ही घर के टैप का पानी उठाएगा और वही डाल देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सेल होता है ना, वो जब तुम पानी डालोगे ऑटोमेटिकली एसिड बना लेगा वो। इसके लिए नॉर्मल टैप वाटर, कॉरपोरेशन का पानी यूज होता है। कुएं का पानी नहीं चलता है उसको, क्योंकि पीएच वैल्यू उसका डिफरेंस होता है दोनों में। तो नॉर्मल वाटर भी डाल दिया ना, टैप वाटर, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एसिड बन जाएगा। करेक्ट। गुड। तो वो होते हैं, दे आर नॉट ड्राई सेल्स, दे आर वेट सेल्स, क्योंकि उसमें तुम लिक्विड यूज कर रहे हो। So there are two types of cells that you use in day-to-day life. One is primary. Primary cells basically are non-rechargeable, right? They can be used only once. Use karo, throw kar do. Then chemical reactions, they are irreversible. They are low cost. They cannot be used for heavy loads. Example, dry cells. And secondary cells, they are rechargeable cells. They cannot be reused. Sorry, they can be reused. Chemical reactions are reversible. They are little expensive. वो expensive word है, expensible हो गया, वो expensive है। They can be used for heavy loads. And of course example के लिए लीड एसिड सेल। तो हम लोग लीड एसिड बैटरी यूज करते हैं तो उसमें लीड एसिड के सेल्स होते हैं, 6 सेल बैटरी। और वो लिथियम आयन वो अलग है। लिथियम आयन सेल्स दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, उसको इसके साथ मिक्स मत करना। और बैटरी में भी बहुत सारे टाइप आते हैं, व्हेन यू गो एंड बाय। तो जब शुरू शुरू में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आया था, लो कॉस्ट, 50-60 हज़ार के अंदर आपको मिल जाता था वो। उसमें था लीड एसिड, लीड एसिड बैटरी था उसके अंदर। तो वो उस बैटरी के अंदर लीड एसिड के सेल थे। तो लीड एसिड बैटरी जो था, जो लीड एसिड सेल पे चलता है, उसका बैकअप कम होता है, उसका लाइफ भी कम होता है। अभी मॉडर्न डे में जब तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाते हो, उसमें लिथियम आयन का होता है। अभी तो और भी आगे आ गया लिथियम आयन फॉस्फेट। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है बैटरी का कॉस्टिंग क्या आएगा। तो इसके लिए अभी आप देखोगे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपेंसिव है कंपेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग। ऑफ कोर्स फीचर्स भी ऐड हुए। मॉडर्न डे टू व्हीलर लोगे अगर इलेक्ट्रिक, तो उसमें आपको डिस्प्ले टच स्क्रीन मिल जाएगा, मैप मिल जाएगा, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉक फीचर आ गया। तो उसका भी कॉस्टिंग होता ही है बाय द वे। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। अब ये जो टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, खासकर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका बुक टू बुक नाम चेंज होता रहता है। किसी बुक में इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे, किसी बुक में इसको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, किसी बुक में हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे नाम सेम है। तो आपका जो नया टेक्स्ट बुक है उसमें इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर बोला है। वो टॉपिक मैंने पेंडिंग रखा था क्योंकि एक साथ बताना था मेरे को। तो इफ यू सी सेकंड थर्ड पेज ऑफ योर नोट्स, वहां पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ऐसा एक टॉपिक है क्या? मिला क्या? मिल गया? गुड। तो ये सारे चीजें एक ही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वर्क डन, मतलब हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब बेसिक आइडिया आपको पता ही है कि व्हेन यू हैव अ कंडक्टर, और अगर मैंने इस कंडक्टर को एक सेल या एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो यू नो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो इफ आई कनेक्ट
a cell or a battery across the terminals, हमने यहाँ पे एक सेल या एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो बेसिक चीजें इट इज ऑलरेडी क्लियर. इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. मैं ज्यादा लिखने नहीं वाला हूँ क्योंकि हमने बहुत बार कर लिया, हमको ऑलरेडी पता है, ये सब हमको पता है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर या फिर ऑफ द सेल, तो हो क्या रहा है, दे आर फेसिंग सम अपोजिशन. क्यों? क्योंकि व्हेन दे आर मूविंग, ये जो आयोन्स थे, ये जो ब्लू डॉट दिखा है वो कौन है? आयोन्स है. आयोन्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं. वाइब्रेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? कोलिजन होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या फेस कर रहे हैं? रेजिस्टेंस. ठीक. रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? अपोजिशन. अगर मुझे फिर भी चार्जेस के फ्लो को मेंटेन करना है, मतलब मुझे अगर इसमें से करंट पास करवाते रहना है, इफ आई वांट दिस इलेक्ट्रॉन्स टू कीप मूविंग, मतलब वर्क हैज टू बी डन, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. वो कौन करता है? बैटरी करता है. यहाँ तक क्लियर? क्लियर. ये तो हमने पहले ही देख लिया ना, हमको पता है ये ऑलरेडी. व्हेन यू कनेक्ट cell across the ends of a conductor, electrons start moving from negative terminal towards positive terminal. While moving, they face opposition. यहाँ पे opposition होगा. opposition मतलब resistance होगा. अगर मुझे चार्जेस के फ्लो को मेंटेन करना है, मतलब मुझे अगर कंटिन्यूअसली चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाते रहना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन कौन करता है? बैटरी करता है. यहाँ तक क्लियर? लेकिन ये जो वर्क डन है, यू नीड टू नो कि ये जो वर्क डन है, वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो पहले तो देख लेते हैं कि वर्क डन का इक्वेशन क्या आएगा. वर्क डन इक्वल टू, एंड बाय द वे मैं आपको इसके एक्स्ट्रा नोट्स देने ही वाला हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, तो सिंप्लीफाई करके दे दूंगा मैं नोट्स आपको. तो ये जो वर्क है, वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसने सप्लाई किया? बैटरी ने, सेल ने. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप आगे सीखोगे, 12th में भी सीखोगे, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ तक क्लियर? राइट. तो यहाँ पे जो बैटरी ने या सेल ने वर्क किया वो क्या है? Q इंटू वी. लेकिन ये Q, व्हाट इज करंट बाय द वे? चार्ज अपॉन टाइम. तो व्हाट इज चार्ज? I into T. So therefore what is work done? ITV. सिर्फ इसको मैं याद कैसे रखता हूँ? VIT, क्योंकि VIT आपको पता है एक बहुत फेमस कॉलेज का नाम है, तो याद रखने के लिए अच्छा है. What is work done? Work done on an electric current, या फिर work done by an electric current, या फिर what is basically electrical energy, क्योंकि work is energy, क्या आएगा? VIT. तो वर्क डन ऑन चार्ज या फिर वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक करंट इज V इंटू आई इंटू टी. याद रहेगा? पक्का पक्का याद रहेगा? बराबर. तो सेल ने चार्जेस पे कर दिया वर्क, मतलब बेसिकली चार्जेस के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, मतलब करंट को मेंटेन करने के लिए सेल ने वर्क किया, और वो वर्क क्या है? VIT. बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये जो वर्क हुआ, ये एग्जैक्टली गया कहाँ? तो देखो क्या था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या कर रहे थे? कोलिजन्स कर रहे थे. बराबर. राइट. कोलिजन लीड्स टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन लीड्स टू हीट. तो ये जो वर्क किया है सेल ने, इट इज कन्वर्टेड टू हीट. देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड इज, इसके लिए मैंने बोला ना एक ही टॉपिक के अलग अलग नाम है. व्हाट इज हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा भी आता है. तो हीट प्रोड्यूस, ये जो वर्क हुआ, दिस वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट. तो व्हाट इज हीट प्रोड्यूस? VIT. सेम इक्वेशन. बट इफ यू नो, क्योंकि यहाँ पे मैं ओम्स लगा सकता हूँ, V इक्वल टू IR. तो देयरफॉर हीट प्रोड्यूस इक्वल टू V की जगह पे I लिखोगे, IR इंटू I, तो I स्क्वायर RT. तो हीट प्रोड्यूस्ड in a circuit carrying current I with resistance R is VIT या फिर I square RT. गुड. और बाय द वे इसको हम लोग I square R लॉस भी बोलते हैं. वो क्यों बोलते हैं बाद में समझेगा आपको.
तो यहां तक आ गया आपका हीट प्रोड्यूस्ड का इक्वेशन। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट्स? यस, नो, यस? इसका वैसे और एक इक्वेशन भी बनता है। तीन इक्वेशन आते हैं। क्यों तीन आते हैं? देखो, v इक्वल टू तुमने क्या लिख लिया? आई आर, बराबर। मैं यहां से आई को v बाय आर भी तो लिख सकता हूं ना। तो क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी। एक आर हो गया कैंसल, तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो हीट जनरेटेड, इसके तीन इक्वेशन होंगे। एक आएगा वी आई टी, एक होगा आई स्क्वायर आर टी, एक होगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। गुड। तो व्हाट वी हैव लर्न सो फार इज, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स सिंपल ही है वैसे भी, आपके ऊपर है आप कैसे सोचते हो। कंडक्टर है, कंडक्टर मेटल होता है, मेटल में पॉजिटिव आयंस होते हैं विच आर बाउंड चार्जेस, जिसको आप लोकलाइज चार्जेस बोलते हो। और उसके साथ होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप दो तीन नाम देते हो। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हो, एक आप बोलते हो डी लोकलाइज चार्जेस, एक आप बोलते हो मोबाइल चार्जेस, बिकॉज दे कैन मूव एनीवेयर। जब तक हमने सेल नहीं कनेक्ट किया था तो दे वर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन। फिर हमने सेल कनेक्ट कर दिया, मतलब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया अक्रॉस द ends of the conductor. Electrons start moving from negative terminal towards positive terminal. यहाँ तक क्लियर? राइट। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो वहां पे आयॉन्स है, और आयॉन्स की वजह से क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है वहां पे? रेजिस्टेंस है। तो हमको अगर चार्जेस के फ्लो को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अगर मुझे कंटिन्यूअसली एक कंडक्टर से करंट चाहिए तो वी विल हैव टू डू वर्क। वो वर्क कैसे करवाते हैं? बाय कनेक्टिंग अ सेल। तो सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, मैंने कल भी बताया था आपको। यहाँ तक क्लियर? तो वर्क डन का फॉर्मूला चाहिए। वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मूविंग अ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इज q इंटू वी। लेकिन q क्या है? I इंटू टी, बिकॉज करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज करंट इंटू टाइम। तो वर्क डन था q इंटू वी, q हो गया आई टी, तो वर्क डन क्या हो गया? आई टी वी, मतलब वी आई टी। तो व्हाट इज वर्क डन? वी आई टी। लेकिन ये वर्क गया कहाँ? ये वर्क कन्वर्ट हो गया हीट में। तो हीट का इक्वेशन क्या बन गया? वी आई टी। लेकिन वी क्या है? आई आर। तो V इज आई आर, वी आई टी इज आई आर आई टी, मतलब आई स्क्वायर आर टी। लेकिन I क्या होता है? V बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी, एक आर कैंसल, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये बन गया हीट का इक्वेशन। तो तीन इक्वेशन बन गए, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, और वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब हमको देखना है व्हाट इज द पावर इन दैट सर्किट, पावर ऑफ अ सर्किट। पावर ऑफ अ सर्किट बहुत इजी टॉपिक है, कुछ है ही नहीं। हाउ डू डिफाइन पावर? पावर द रेट एट विच वर्क इज डन। तो बेसिकली ऐसा है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। एक सेकेंड में कितना वर्क हुआ उसको बोलते हैं पावर। वर्क डन तो कंटिन्यूअसली हो रहा है ना। सेल लगा दिया मतलब कंटिन्यूअसली सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो वर्क है ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। एक सेकेंड में कितना वर्क हुआ उसको बोलते हो पावर। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आगे भी लगने वाले हैं, तो ये पता होना चाहिए। द रेट एट विच वर्क इज डन, द रेट एट विच वर्क इज डन is defined as power, is defined as power। या फिर इसका तुम एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी बना सकते हो। ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में। और यू कैन से द रेट एट विच, द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज, इज नोन एज पावर। दोनों ही ठीक है। तो therefore power P is work done per unit time और it is heat per unit time। तो हमारे पास वर्क का तीन इक्वेशन थे, तो हीट पावर की भी तीन इक्वेशन बनेंगे। एक तो था वी आई टी, राइट, टी टी कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? वी इंटू आई। और ये आपको ट्वेल्थ में वापस लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। दूसरा क्या था?
आई स्क्वायर आर टी, डिवाइड बाई टी कर ले तो क्या बन गया, आई स्क्वायर आर। तीसरा क्या था, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी डिवाइड बाय और एक टी, तो क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर। So there are three equations for power, आई स्क्वायर आर, वी आई या फिर वी स्क्वायर बाय आर। अब डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या दिया है, उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है डिसाइड करेंगे बाद में। यहाँ तक क्लियर। तो अभी एक लास्ट टॉपिक है एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब नाम में ही है एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना एनर्जी यूज हुआ, दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड। और एनर्जी डिसिपेटेड, और डिसिपेटेड। अभी आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो, ये जो तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं एवरेजेस की बात कर रहा हूँ। मान लो एक एक यूनिट का कॉस्ट है 10 रुपीज, क्योंकि कमर्शियल में 10 होता है, रेसिडेंशियल में 7.85 होता है, 8.5 होता है, डिपेंड करता है। टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटी स्टेट टू स्टेट भी चेंज होता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट का कॉस्ट है 10 रुपया, और तुमने महीने भर में 100 यूनिट यूज कर लिए, तो कितना आ गया, 1000, बराबर। पर ये 1 यूनिट मतलब क्या, पावर। व्हाट इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी कंज्यूम्ड। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, उसको ही आप बोलते हो 1 यूनिट। तो अभी हमने देखा एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब वर्क डन, मतलब ई, विच इज इक्वल टू वी आई टी। और हमने अभी देखा ये वी आई कौन होता है, पावर। तो व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम, पावर इनटू टाइम, बराबर। और व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम टी, क्या क्या लिखोगे, इसका यूनिट क्या आएगा। पावर का यूनिट क्या होता है, वैट। वैट, मैंने बताया नहीं, बता देता हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वैट। ये कहाँ से आया, व्हाट इज पावर, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। व्हाट इज वर्क, एनर्जी, एनर्जी क्या है, जूल। तो जूल पर सेकेंड, इसको बोलते हो वैट, क्या बोलते हैं इसको, वैट। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वैट। और इसका फिर आप डायमेंशन में निकाल सकते हो। हाउ विल यू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ पावर। पावर के डायमेंशंस क्या होंगे, वर्क के डायमेंशंस अपॉन टाइम के डायमेंशंस। वर्क मतलब क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, m1L2T-2 अपॉन T1। ये T1 भी ऊपर गया तो क्या बन गया, T-3, -3। ये हो गया डायमेंशंस। तो पावर मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब जूल पर सेकेंड, को क्या बोलते हैं, वैट। एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम टी, मैं अभी बताता हूँ इसका बहुत कैलकुलेशंस कैसे होते हैं ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट होता है, वो अभी आप आज आपको समझेगा कि हाउ डू दे कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है। अभी एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम टी इज कॉल्ड एज, इज एनर्जी कंज्यूम बेसिकली। तो वी आई टी, व्हाट व्हाट इज वी आई, पावर। तो एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया, पावर इनटू टाइम। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, क्या होगा ऐसा यूनिट, व्हाट इज ऐसा यूनिट, वैट सेकेंड, नहीं वैट पर सेकेंड नहीं, वैट सेकेंड, वैट सेकेंड। ओके। इसको मैं जूल में भी लिख सकता हूँ क्योंकि एनर्जी ही है वो, लेकिन जूल में लिखते नहीं है हम लोग, हम लोग जूल में नहीं लिखते हैं। अरे ये बेसिकली पावर इज वर्क अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो क्या बन गया, वर्क, वर्क क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, जूल। लेकिन हम जूल में लिखते नहीं है, हम क्या लिखते हैं, वैट सेकेंड। क्या लिखते हैं, वैट सेकेंड। ये जो वैट सेकेंड है ना, ये बहुत स्मॉल यूनिट है। इसके लिए हम नॉर्मली, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो वैट सेकेंड से बहुत ज्यादा होता है। तो देयरफॉर वी यूज अभी वैट सेकेंड का मतलब है, समझ लो एक सेकेंड में कितना पावर यूज हुआ उसको बोलते हो वैट सेकेंड। लेकिन हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, एक आवर में कितना किलोवाट पावर कंज्यूम हुआ। तो हम डेली लाइफ में, मिस्टर कैप, ध्यान नहीं है, कब से देख रहा हूं मैं, इधर ध्यान चाहिए। हम्म
टोपी किसी और को पहनाना, इधर मत, यहाँ ध्यान दो। तो वैट सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना पावर यूज हुआ, ये बहुत स्मॉल यूनिट है। हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं कि एक आर में कितना पावर यूज हुआ, उसको बोलते हो किलोवाट आर, दैट इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हाउ डू दे कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में नॉर्मली क्या होता है, फैंस होते हैं, ट्यूबलाइट होते हैं, टेलीविजन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी कभी आप गैस गीजर्स, सॉरी नॉट गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर से इलेक्ट्रिक हीटर्स भी यूज करते हो। तो ये जो फैन आप लेके आते हो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कितने वैट का है, कितने किलो वैट का है। इस पे भी लिखा होता है ट्यूबलाइट्स पे कितने वैट का है, कितने किलो वैट का है। किलो वैट में तो जाता नहीं है ट्यूबलाइट्स, ये क्या 10 15 20 25 वैट तक जाता है ट्यूबलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में एक एक्स नाम का इक्विपमेंट है जो मान लेते हैं 1000 किलोवाट का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर्स ये इसी में आते हैं। 1000 वैट तो 1 किलोवाट हो गया, 2000 वैट तो 2 किलोवाट हो गया। तो चलो 1000 वैट मान लेते हैं। 1000 वैट इज हाउ मच? 1 किलो। इसका मतलब क्या है, अगर तुम उस हीटर को कंटिन्यूअसली 1 आवर तक चलाओगे, कंटिन्यूअसली 1 आवर तक चलाओगे, तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1000 वैट, मतलब कितना? 1 किलोवाट। So if you operate that particular heater for 1 hour, how much energy will it consume? 1000 वैट, मतलब 1 किलोवाट। ठीक। अब ऐसा मान लेते हैं कि आप हर दिन हाफ आवर यूज करते हो वो गीजर को, वो इलेक्ट्रिक हीटर को आप हर दिन हाफ आवर यूज करते हो, हाफ आवर। और पूरे महीने में कितना हो गया? 15। 15। तो अकेले एक हीटर ने महीने भर में कितना किलोवाट पावर कंज्यूम किया? 15, मतलब 15 यूनिट तो वहीं से बन गया। अब इसके लिए ठंड के दिन में आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है, बिकॉज यू यूज हीटर्स। ठीक, बराबर। लेकिन फिर फैन तुम कम यूज करते हो तो बैलेंस भी हो जाता है। यू डोंट यूज फैंस, यू डोंट यूज रेफ्रिजरेटर दैट मच। तो ऐसा हर एक घर में जो डिवाइस है वो कितना किलोवाट यूज कर रहा है महीने भर में, उन सबका एडिशन करके बनता है आपका बिल। जो भी आएगा फिर 100 आएगा, 92 आएगा, 95 आएगा, वट एवर इट इज, दिस इज हाउ यू दे कैलकुलेट how much units of electricity you are using. यहाँ तक क्लियर? राइट। तो सो फार हमने अब तक क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का डिफरेंस। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द वर्क डन, या फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर व्हाट इज हीट जनरेटेड इन ए सर्किट। 3 फॉर्मूला बने, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। फिर हमने देखा व्हाट इज पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसके भी 3 फॉर्मूला बने, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। सिर्फ टी 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 गायब कर दो, बन गया, क्योंकि टी कैंसिल हो गया। फिर हमने देखा व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इज एनर्जी, तो वी इंटू आई इंटू टी इज एनर्जी कंज्यूम्ड। वी इंटू आई इज पावर एंड टी इज टाइम, तो पावर इंटू टाइम मतलब वैट सेकेंड। करेक्ट। लेकिन वैट सेकेंड ये प्रैक्टिकल पर्पज के लिए बहुत स्मॉल यूनिट था, तो हम लोग एक सेकेंड में कितना वैट कंज्यूम हुआ इसकी जगह पे एक आवर में कितना किलो वैट कंज्यूम हुआ ऐसा कैलकुलेट करते हैं। राइट। तो 1 किलोवाट आवर इज योर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट यू यूज। क्लियर है तक? तो दैट इज द एंड ऑफ ऑल द थ्योरी टॉपिक्स। तो नाउ विल मूव अहेड विथ ऑफ कोर्स बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो। विल गो अहेड विथ एग्जाम्पल 11.4। देखो मैं हीटर का एग्जाम्पल दे रहा था और इधर आ ही गया इलेक्ट्रिक हीटर। What a coincidence. We were talking about electric heater because we are into winters, और एग्जाम्पल में भी इलेक्ट्रिक हीटर आ गया। गुड। एन इलेक्ट्रिक हीटर टेक्स 6 एम्पियर करंट फ्रॉम अ 230 वोल्ट सप्लाई, क्योंकि हमारे घर में इंडिया में 230 वोल्ट का सप्लाई लाइन होता है। ओके। कैलकुलेट द पावर ऑफ द हीटर, पावर ऑफ द हीटर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय इट इन 5 आवर्स। तो आपको गिवन पैरामीटर में बता दिया है करंट, कितना करंट है? 6 एम्पियर का। कितने वोल्टेज पे है? 230 वोल्ट पे। और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि क्या क्या पूछा है आपको? पावर बताओ। पावर नंबर 1 इज पावर, नंबर 2 व्हाट इज द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड,
इन 5 hours। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर। V into I। V into I, वेरी गुड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी कंज्यूम। V into I into T, मतलब P into T। ठीक, गुड, सिंपल। तो पहले फाइंड कर लो पावर V into I, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। 230 into 6, 23 6 जा 1 138, तो 1380 वैट। वैट में है, लेकिन हम किस में लिखते हैं, किलो वैट में। किलो मतलब 10⁻³ तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, 1.380 इंटू 10⁻³ लिख दूंगा। व्हाट इज 10⁻³ किलो। तो 1.38 किलो वैट, दैट इज द पावर। क्या आ गया पावर। अभी क्या चाहिए तुमको, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 hours। व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला, पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम मतलब 1.38 इंटू टाइम कितना है, 5। 1.38 को 10 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 13.8 डिवाइड बाय 2 कर लो, 6.9 पक्का। तो 6.9 किलो वैट आवर हो गया, खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 11.8। A network of resistors is connected to a 15-volt battery। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स। शायद आपके नोट्स में डायग्राम गलत हुआ है, शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी इट इज देयर करेक्ट वन। अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का नेटवर्क दिख रहा है, इज कनेक्टेड टू अ 15-volt बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, दैट इज 1 ओहम। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से कितना करंट है वो फाइंड करना है। वोल्टेज ड्रॉप्स VAB, VBC एंड VDC। So you are supposed to find out these 3 parameters. You have been given a network of resistors। एक काम करते हैं, इस नेटवर्क में इसको नाम दे देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2, इसको बोल देते हैं R3। लेट अस कॉल दिस एज R4 एंड दिस इज एज R5। आपको क्या फाइंड करना है वो लिस्टेड है ऑलरेडी। क्या क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एक एक करके हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नंबर 1, यू आर सपोज टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ये R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, R1 एंड R2 किस में है, पैरेलल में है। R4 और R5 किस में है, पैरेलल में है। R1 R2 पैरेलल में है, R4 R5 पैरेलल में है। इन दोनों का, R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, R4 R5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये R3 के साथ सीरीज में है। तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। तो एक काम करेंगे, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को RP1 बोल देंगे, RP1। हाउ डू यू फाइंड आउट RP1, कैसे फाइंड करोगे RP1। पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो, 1/R1 + 1/R2, मतलब क्या, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, 4। अरे दोनों सेम है। जब दो रजिस्टर की वैल्यू सेम हो, याद है कि हमने n रजिस्टर पैरेलल में लगा दिए थे, याद है, और हमने बोला था सबकी वैल्यू सेम, R/n। तो यहाँ पे क्या आएगा, R/2, R कितना है 4, 4/2 इज 2, तो 2 आएगा। वैसे भी करके देखोगे तो भी वही आएगा, 4 + 4 इज 8, तो कितना आएगा, हाँ 2 ही आएगा, ये तो 2 ओहम। सिमिलरली और दो कौन से है जो पैरेलल में है, R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। मतलब बेसिकली ये जो RP2 है, RP2
R4 इंटू R5 अपॉन R4 प्लस R5, वैसे दोनों भी 6 के है, तो 6/2 मतलब कितना होगा, 3 होगा। 6 into 6 upon 6 plus 6, 6 into 6 is 36 upon 6 plus 6 is 12, 36/12 is 3 होगा। हो गया, गुड। अभी ये RP1, मतलब ये RP1, इसको नया नाम दे दिया, मतलब इसके बाद मैं ये दो हटा के सिंगल लगाऊंगा RP1, इसको क्या नाम दे दिया, RP2। अब ये RP1, R3 और RP2 किस में है, सीरीज में है। RP1 नाउ, RP1, R3 and RP2 आर इन सीरीज। तो सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं ना? पक्का ऐड करते हैं ना? ओके, यहाँ यहाँ ध्यान दो, अभी मैं किसी को पूछूंगा रैंडमली, आई वांट टू नो द आंसर फ्रॉम योर साइड। व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन दिस केस? RP1 कितना है, 2, ये कितना है, 1, 2 + 1 3, और RP2 कितना है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 6। देखो क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, पक्का आंसर 6 है ना, 6 है कि नहीं? हाँ तो 6, पक्का 6 है ना, कि 7 है? 6 है। तो जब तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट मत करना उसमें, क्योंकि इंटरनल भी सीरीज में जाता है। तो यू विल हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज RP1 प्लस R3 प्लस RP2, ये आ गया आपका कितना, 6 ओहम, 2 + 1 + 3। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हो, उसमें इंटरनल काउंट करोगे क्या, नहीं, लेकिन जब करंट पूछा तब करना पड़ता है। ठीक है, तो वो याद रखना। आप दूसरा केस क्या था, आपको पूछा था करंट, करंट इन ईच रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर किस में है, किसमें है, सीरीज में है। तो RP1, R3 और RP2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R, सब में करंट क्या होगा, सेम होगा। तो एक काम करो, पहले पहले तो हम फाइंड कर लेंगे टोटल करंट। कैसे करोगे, टोटल करंट कैसे फाइंड करोगे, V इक्वल टू क्या लिखोगे, V इक्वल टू क्या लिखोगे, IR इक्विवेलेंट। तो I क्या आ जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। व्हाट इज V, कितना दिया है, 15 वोल्ट, और ये कितना है, 6। व्हाट इज 15/6, 15/6, 5/2 बराबर ना, 5/2 आएगा कि नहीं, 2.5 एम्पियर, करेक्ट है? अरे सही है, वो 2.5 एम्पियर है वो। ये टोटल करंट है। आपको बोला है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब एक बात बताओ, R3 में से कितना करंट जाएगा, 2.5 एम्पियर, ठीक। RP1 में से कितना जाएगा, 2.5 एम्पियर। RP2 में से कितना जाएगा, 2.5 एम्पियर। स्मॉल आर से कितना जाएगा, 2.5 एम्पियर। बात सही है, लेकिन R1 और R2, इसमें से करंट 2.5 नहीं जाएगा, क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट पे करंट क्या होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है। क्लियर? और ऊपर R1, नीचे R2, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो करंट आधा आधा, आधा और आधा, हाफ एंड हाफ, कितना, 1.25 एंड 1.25। ये तो मैंने तुमको थ्योरेटिकली बता दिया। सिमिलरली R4 R5 में से भी वही होगा, 1.25 एंड 1.25। लेकिन अगर आपको मैंने पूछा कि मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कि ये 1.25 आने वाला है, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझा ना मेरा? ऊपर की ब्रांच में और नीचे की ब्रांच में, मतलब R1 और R2 की वैल्यू क्या थी, सेम थी। अगर ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस सेम हो, तो करंट आधा और आधा डिवाइड हो जाता है। तो 2.5 का आधा 1.25, ठीक, और नीचे भी 1.25। ये तो समझ में आ गया थ्योरेटिकली हमको, वो भी बेसिक्स पता होगा तो समझेगा। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि मुझे प्रूव करके बताओ कि 1.25 और 1.25 ही है, तो कैसे प्रूव करोगे? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है।
और वो भी तुमको अगले टॉपिक अगले इसमें पूछा ही है। तो तुमको पहले ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना पड़ेगा, ये वी ए बी फाइंड करना पड़ेगा। वैसे मैं अभी लिख तो देता हूँ, करंट करंट थ्रू कौन कौन से रेजिस्टेंस थे, R1 था, R2 था, R4 था और R5 था। इनमें से करंट कितना है, 1.25 एम्पियर। और करंट थ्रू जो बचा हुआ कौन है, R3 और स्मॉल r, इसमें से करंट कितना है, 2.5 एम्पियर। ये लिख तो दिया हमने, सेकंड पार्ट तो सॉल्व हो गया हमारा। लेकिन रिमेंबर, उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, वो थर्ड पार्ट सॉल्व करने के बाद आता है। तो मुझे अगर वी ए बी निकालना है, हाउ डू यू फाइंड आउट वी ए बी, आई इंटू आर ए बी। मुझे ए और बी में अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो करंट को ए और बी में रेजिस्टेंस कितना है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए और बी पॉइंट में रेजिस्टेंस कितना था, कितना था, RP1 क्या वैल्यू है, 2। ठीक है, तो ये RP1 है। और करंट कितना आया, 2.5, और ये कितना है, 2, तो कितना हो गया, 5 वोल्ट। कितना हो गया, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट हो गया, पक्का हो गया। अभी मैं बताता हूँ कि हाउ डू यू वेरीफाई कि करंट थ्रू R1 एंड करंट थ्रू R2 इज 1.25। ये ऐसा तुम्हारे पास सर्किट था, इसमें ये ब्रांच है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ये R1 है, ये R2 है। मान लेते हैं कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V1 और R2 के अक्रॉस कितना है, V2। लेकिन तुमको पता है कि पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। और ए R1 और R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना ए और बी के इसमें है। कितना है, अभी तो फाइंड किया, कितना है, 5। तो व्हाट इज V1 एंड V2, कितना है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट है ना। अब एक काम करो, V इक्वल टू I1 R1 लिख दो। क्या लिखोगे, I1 R1। तो व्हाट इज I1, व्हाट इज I1, लेकिन ये V कितना है और R1 की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी, व्हाट इज 5/4, 1.25। ऐसा वेरीफाई होता है वो, बराबर। ये मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि जेई नीट के टाइम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमेशा तुमको सेम नहीं देंगे ना। कभी बोल दिया कि वहां पे 4 यहाँ पे 8, तो 4 और 8, तो उसमें तो तुम आधा आधा स्प्लिट नहीं करोगे। यहाँ पे आधा और आधा क्यों लिया, क्योंकि ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए 2.5 हाफ और हाफ में स्प्लिट हो गया। हर बार ऐसा होगा क्या, नहीं। हो सकता है 4 और 8 है, 4 एंड 12 है, 4 एंड 16 है। तो उस केस में आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। यू आर सपोज टू फाइंड आउट फर्स्ट व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 अक्रॉस R2, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी। कितना आया, 5 वोल्ट। फिर क्या यूज करोगे, V इक्वल टू IR। तो यहां से मिल जाएगा I इक्वल टू V/R। आई कितना था, तो आई कितना था, सॉरी V कितना था, 5, और R कितना है, 4, तो 5/4। ठीक हो गया, गुड। ये हो गया VAB। व्हाट विल बी VBC, I इंटू RBC। बी और सी पॉइंट में रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। देख लो बी और सी में कितना रेजिस्टेंस है, R3 है। और R3 कितना है, R3 कितना है, 1 ओहम है। कितना है R3, 1 ओहम। करंट कितना था, करंट 2.5 इंटू 1 मतलब कितना हो गया, 2.5 वोल्ट। तो आपको VAB मिल गया, ये कितना था, 5 वोल्ट। आपको VBC भी मिल गया, ये कितना है, 2.5 वोल्ट। ठीक। हाउ विल यू फाइंड आउट बिटवीन C एंड D, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस करोगे ना, नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे, मैंने क्या बताया था, ये सारे के सारे भूखे हैं और एनर्जी कौन दे रहा है, बैटरी। तो बैटरी का एनर्जी सबने मिल बांट के खा लिया। बैटरी का एनर्जी कितना था, 15 वोल्ट। उसमें से ए और बी के बीच में कितना गया, 5 वोल्ट। बी और सी में कितना गया, 2.5। टोटल कितना गया, 7.5। 15 में से 7.5 गया, बचा कितना, तो वो उधर आएगा। फिर भी वेरीफाई करवा देता हूँ, करवा लो, क्या फर्क पड़ता है। CD, I इंटू RCD। आई कितना है, आई कितना है, 2 और ये कितना आया था, तो कितना हो गया, 7.5 वोल्ट।
हो गया क्वेश्चन खत्म। अरे तो तुमको सोचना चाहिए कि ये स्मॉल आर किधर गया। तो ये जो मैंने पहला क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके दिया, ये विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस का सॉल्व करके दिया, क्योंकि ऐसा अगर क्वेश्चन आया नेग्लेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो स्मॉल आर नहीं लेना। तो उस केस में जो आपके आंसर है वो सही है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब चेंज क्या होगा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। अगर तुम इंटरनल रेजिस्टेंस लोगे तो यहाँ पे पता है क्या लोगे, प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, 1। तो 6 + 1 7। तो 15/7 जो भी होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग, 15.7 रख दो इसको। ठीक है, तो करंट कितना हो गया, 15.7। टोटल करंट कितना हो गया, 15.7। 15.7 R1 से और R2 से कितना गया, 15.7 का आधा। व्हाट इज 15.7 का आधा, 15.7 का हाफ कितना होता है, 15/14 होता है। कितना होता है, 15/14। तो यह आ जाएगा 15/14 एम्पियर। टेक्स्ट बुक में लिखते वक्त इन्होंने शायद फ्रैक्शन में लिखा होगा, तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन की जगह पे मैं लिख रहा हूँ आपका कंप्लीट वाला आंसर, 15/7 और 15/14। अगर वेरीफाई करना है तो कर लेते हैं। टोटल करंट 15/7, 2.14 दिया है क्या, 2.14 दिया है। टोटल करंट कितना बताया है, अरे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 15.8 है एग्जाम्पल। उसमें वोल्टेज 14 दिया हुआ है। तो मैंने पहले बता दिया क्वेश्चन ही गलत है, तो क्या करेंगे। तो क्वेश्चन गलत है, तो एक काम करो ना, क्वेश्चन गलत है तो हम करेक्ट कर लेते हैं फिर। अभी यहाँ पे ध्यान दो, सब बड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहिए। लुक पे अटेंशन हियर। ये कितना आया था, 2.5। ये कितना आया था, 2.5। तो एक भी काम करना, क्या काम करना, इसको यहां से हटा देना। और अभी जो हमने सॉल्व किया ना, वो विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस के करना, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो हम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, ठीक है। चलो हमारे आखिरी के एक दो क्वेश्चंस बाकी है, खत्म करते हैं। अ करंट 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू एन ऑटोमोबाइल हेडलाइट। एक गाड़ी का हेडलाइट है जिसमें से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द हेडलाइट इन अ टाइम 2 आवर। तो 2 आवर के टाइम में, टाइम इंटरवल में उस हेडलाइट में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे। करंट दिया है करंट, टाइम दिया है टाइम, और पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक काम करो, I = Q/T तो पता ही होगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो टोटल चार्ज मिल जाएगा आपको। व्हाट इज टोटल चार्ज, करंट, करंट कितना है 4, टाइम कितना है 2 आवर। एक आवर में 60 मिनट्स, और हर एक में 60 सेकेंड्स। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, 2 आवर, 2 × 60 × 60। तो ये आपका बन गया 36, 36 × 8। 36 × 8, 18 कहाँ से आएगा, 36 × 8 मतलब 36 × 10, उसमें से 72 माइनस कर लो। 2 2 8 8 28800, ये दो जीरो, राइट। ये क्या बन गया, कूलम, बराबर। ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है। तो व्हाट इज टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स। टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ electrons into charge on each electron. Total charge is number into E. So what is number? Charge upon E.
तो 28800 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब एक काम करना, इसको ऐसा लिख लेना, 2.88 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस। अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जाके +19, 10⁻19 और 4 कितना हो गया? 10⁻23। 2.88 बाई 1.6, 1.8, तो 1.8 इंटू 10⁻23। One last question of this chapter. The heating element connected to 230 volt draws a current of 5 ampere. करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, वोल्टेज 230 वोल्ट है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन 1 आवर। हीट डिसिपेटेड इन 1 आवर इज V इंटू आई इंटू टी। V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। V कितना दिया हुआ है? 230, करंट कितना है? 5, और टाइम कितना है? 1 आवर, उसमें 60 मिनट्स, उसमें 60 सेकेंड्स। ये आपको मिल जाएगा जूल में। क्यों जूल में? क्योंकि हीट है एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल। आप अगर V वोल्ट में लिख रहे हो, करंट एम्पियर में लिख रहे हो, टाइम सेकंड में लिख रहे हो, मतलब V, I और T तीनों ऐसा यूनिट में है, तो एनर्जी भी किसमें आएगा? ऐसा यूनिट, मतलब किसमें? जूल में। हाँ, हमको फाइंड करना है किलो कैलोरी में, क्योंकि उन्होंने बोला है आंसर किलो कैलोरी में, और कन्वर्जन फैक्टर भी दे दिया। ठीक, जूल तक भी फाइंड कर लिया, हो गया हमारा काम। 230 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60 कितना आएगा? एक काम करना, 6 इंटू 6, 36 इंटू 5, 180। 180 याद रखो, 180, उसका जीरो और ये दो जीरो, 3 जीरो और ये चौथा जीरो, 10⁻⁴ इंटू 23। व्हाट इज 23 इंटू 18? 230, 230, 460, 460 में से 46 माइनस कर लो। 460 में से 46 माइनस कर लो। 460 में से 40 गए, 420, उसमें से 6 और गए, 6 ना, 6 ना। हाँ, तो कितना होगा? 414 इंटू 10⁻⁴। ये आ गया जूल में। किस में आ गया? जूल में, बराबर। ठीक, आपको बोला है 1 जूल, 1 जूल इस 4 पॉइंट, मतलब जे कन्वर्जन फैक्टर है, जे 4.2 जूल पर कैलोरी। अभी आपको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, एक्सट्रीमली सिंपल। अगर आपको जूल से कैलोरी में जाना है ना, जूल से किस में आना है? जूल से किस में आना है? जूल से किस में आना है? तो डिवाइड बाय 4.2, डिवाइड बाय 4.2। और अगर कैलोरी से जूल में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4.2। इन्होंने क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो। जूल से कैलोरी में जाना है तो, जूल से कैलोरी में जाना है तो डिवाइड बाय 4.2, कैलोरी से जूल में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4.2। ओके, तो हमारे पास आंसर, हमारे पास क्या था? 414 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या था? डिवाइडेड बाय क्या था? 4 पॉइंट के 4.2 था ना, 4.2 था, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 414 डिवाइडेड बाय 4.2, कितना है? 98.571। तो क्या लिखूंगा मैं? 98.571 इंटू 10⁻⁴। सही है। ये 10⁻⁴ का एक 10 इसको दे देते हैं, कितना हो गया? 985.71 इंटू 10⁻3, 10⁻3 मतलब किलो। तो क्या आ जाएगा? के कैल, किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन नहीं है इधर, डायरेक्ट आंसर है। तो हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म। हम कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर।